Hello students. In the last class we were discussing about consideration. So we have seen in detail the consideration, requirements of consideration, its ingredients and many other things in two lectures. The last thing that is remaining that we will discuss today is privity of contract. Privity of contract. What do you mean by privity of contract? Privity of this concept says that privity means between the parties only. This, if there is a contract between A and B, then this principle says that this contract can be enforced only by A or B, or only against A or B. So these contractual rights or duties are imposed only the parties to the contract, and even if this contract has been made for the benefit of a third person, he cannot enforce this contract for the simple reason that he is not a party to the contract. So this is the basic concept of privity of contract. एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में है और वही पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं या उन्हीं के ऊपर लायबिलिटी इंपोज की जा सकती है. कोई तीसरा आदमी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है, हालांकि इवन इफ कि उस कॉन्ट्रैक्ट उसके फायदे के लिए बना गया. सो जैसा कि हमने पहले देखा है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, हमारे यहाँ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता. देयर इज नो रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. क्लियरली सेक्शन 2D कहता है कि प्रॉमिसी या कोई दूसरा आदमी कंसिडरेशन ले सकता है. सो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन से मिलता जुलता है कि इसमें भी सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं या उनके अगेंस्ट इन्फोर्स करा सकता है. दिस डॉक्ट्रिन इज रूटेड इन इंग्लिश लॉ. इंग्लिश लॉ से ओरिजिनेट हुआ. वेरियस केस लॉज हैं इसमें, ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन. सो इस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ, लेकिन कोर्ट्स हैव जनरली क्रिटिसाइज दिस डॉक्ट्रिन. Various jurists have also criticized this doctrine that if the contract has been made for the benefit of a third person and if he is not getting the benefit of the contract, then there is no purpose served of this contract. So इंग्लिश लॉ में बहुत सारे केसेस हैं. एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रीज एंड कंपनी. डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रीज एंड कंपनी. इस केस में क्या हुआ कि जो डनलप एंड कंपनी है, ये प्लेंटिफ है इस केस में, दे सोल्ड गुड्स टू वन ड्यू एंड कंपनी. डनलप एंड कंपनी है, इसने अपना सामान एक ड्यू एंड कंपनी को बेचा और उनके साथ एग्रीमेंट किया, कविनेंट किया कि वो ये सामान फिर फर्दर किसी को बेचेंगे तो लीस्ट प्राइस से कम में नहीं बेचेंगे. मान ये मैन्युफैक्चरर है सपोज, तो इन्होंने अपना सामान एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा. डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट किया कि आप किसी रिटेलर को बेचेंगे तो वो रिटेलर को इससे कम में नहीं बेचेंगे. सो दिस ड्यू एंड कंपनी entered into a contract with the defendant सेल्फ्रीज एंड कंपनी, और उसके साथ उनका भी एग्रीमेंट था कि आप इसे लिस्ट प्राइस में नहीं, कम में नहीं बेचेंगे, जो मिनिमम प्राइस है उससे कम में नहीं बेचेंगे. बट द डिफेंडेंट सेल्फ्रीज एंड कंपनी स्टार्टेड टू सेल द प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस से कम में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया. सो द चेन इज दैट फर्स्ट इज द डनलप एंड कंपनी, दे सोल्ड टू ड्यू एंड कंपनी, ड्यू एंड कंपनी सोल्ड टू सेल्फ्रीज एंड कंपनी. इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट है और इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट है. लेकिन जब सेल्फ्रीज एंड कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया ड्यू एंड कंपनी के साथ, तो डनलप एंड कंपनी ने डायरेक्ट उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया कि हमारी कंपनी का रेपुटेशन लॉस हो रहा है एंड दे आर सेलिंग द गुड्स बिलो द लिस्ट प्राइस. सो दिस इज द फैक्ट. इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट there is a contract between Dunlop and company and between Dunlop and Dew and company, and there is another contract between Dew and company and Selfridge and company, but there is no contract between Dunlop and this Selfridge and company. There is no contract between plaintiff and defendant. Plaintiff does not have direct relationship with the defendant, so he cannot directly file a suit against the defendant. Here privity of contract applies. This contract that they will not sell below the list price, the Selfridge of company has made contract with Dew and company and not Dunlop and company. So Dunlop and company cannot enforce this contract because they are third person, they are outsider for this contract. So there are a number of English cases on this point. Coming to the Indian law expresses about
privity of consideration, as we have seen, the Indian law expressly negatives this concept of privity of consideration, that we don't follow privity of consideration. Section 2D says that the consideration promisee भी दे सकता है या कोई दूसरा आदमी भी दे सकता है. मीन्स कि प्रोमिसर और प्रोमिसी दो पार्टी के अलावा तीसरा आदमी भी कंसिडरेशन दे सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता. लेकिन जहां तक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, सो फार एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, देयर इज नो provision in the Indian Contract Act either in favor of this doctrine of privity of contract or against this concept of privity of contract. So there is ambiguity, क्योंकि लॉ इस पर साइलेंट है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, ना वो ना इसके फेवर में बोलते हैं ना इसके अगेंस्ट बोलता है कि इंडियन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ लागू होगा या नहीं होगा. इसके लिए कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है. एंड दिस हैज लेड टू डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन डिफरेंट कोर्ट्स. अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग समय में अलग अलग बातें कही कि हम कभी कुछ कोर्ट्स ने कहा कि हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते हैं, कुछ कोर्ट्स ने कहा कि हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करते. बट जनरली दिस डॉक्ट्रिन, common law doctrine of privity of contract, is generally applicable in India, and many old cases like Jamna Das versus Ram Avatar and different courts have said that we follow this doctrine. Some courts said that we don't follow this doctrine. Finally, Supreme Court approved this doctrine. Finally, Supreme Court, which is the highest court of the land, approved this doctrine in the case of MC Chacko versus State Bank of Travancore. इन MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस को, डॉक्ट्रिन को अप्रूव कर दिया कि हाँ, हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है. अब कमिंग टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, इस केस में क्या हुआ कि एक हाईलैंड बैंक है, बैंक का नाम है हाईलैंड बैंक. इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर से कुछ ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था, कुछ लोन लिया हुआ था, उनसे कर्ज लिया हुआ था अंडर एन ओवरड्राफ्ट. इस ओवरड्राफ्ट, इस लोन की जो गारंटी दी गई थी वो हाईलैंड बैंक के मैनेजर और उसके फादर के द्वारा दी गई थी. हाईलैंड बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर से लोन लिया है. दे आर इंडेप्टेड टू द स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर अंडर एन ओवरड्राफ्ट. दिस ओवरड्राफ्ट इज गारंटेड बाय द मैनेजर ऑफ द हाईलैंड बैंक एंड हिज फादर. ओके. Meanwhile, what happened that the father, जो मैनेजर हाईलैंड बैंक का मैनेजर, उसके फादर ने, जो कि इस ओवरड्राफ्ट का गारंटर था विथ मैनेजर विथ हिज सन, इसने अपनी प्रॉपर्टी जो है इंटायर प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू हिज फैमिली मेंबर्स. गिफ्ट डीड बनाया और उस गिफ्ट डीड में ये प्रोविजन किया गया, उस गिफ्ट डीड में उसने लिखा था द फादर ऑफ द मैनेजर दैट लायबिलिटी इफ एनी अंडर द गारंटी शुड बी मेड बाय द मैनेजर. उसके सन के द्वारा कहा गया कि उसको लायबिलिटी को, जो गारंटी दी गई है, अगर अराइज होती है तो उसको फुलफिल करना होगा मैनेजर को, आइदर फ्रॉम द बैंक, या तो वो बैंक से पूरा कर दे, या फ्रॉम द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू यू, कि मैं जो उसको प्रॉपर्टी में जो शेयर मिल रहा है उससे कर दे, या उसको बैंक से कर दे, बैंक की तरफ से कर दे, और या जो मैं प्रॉपर्टी में शेयर दे रहा हूँ उससे उसको अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा. ये उसने अपने प्रॉपर्टी, अपने बेटों, फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट देते वक्त गिफ्ट डीड में ही यह प्रोविजन किया. उसने प्रॉपर्टी कुछ हिस्सा अपने सन मैनेजर को भी दिया और उसमें ये प्रोविजन किया कि अगर कोई लायबिलिटी होती है तो तुम या तो बैंक से कर देना या मेरे जो मैं संपत्ति दे रहा हूं उससे कर देना. अब जब डिफॉल्ट की बात हुई, जब वो हाईलैंड बैंक के मैनेजर ने वो उस गारंटी को फुलफिल नहीं किया, तो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर ने इस मैनेजर के अगेंस्ट ये क्लेम किया, State Bank of Travancore attempted to hold the manager liable under this gift deed. State Bank of Travancore ने इस गिफ्ट डीड पे रिलाई किया और कहा कि इस गिफ्ट डीड के अंदर, इस गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस गिफ्ट डीड, द मैनेजर इज लायबल टू मीट द लायबिलिटी फ्रॉम द प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय हिज फादर. उसके फादर से जो प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी में से उसको अपनी ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि फादर ने गिफ्ट देते वक्त ऐसा प्रोविजन किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो गिफ्ट डीड है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज बिटवीन फादर एंड सन. दिस गिफ्ट डीड, दिस रिलेशनशिप, गिफ्ट हैज बीन मेड, द डीड हैज बीन मेड बिटवीन फादर एंड सन. फादर और सन के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है. एंड दिस स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर इज एन
outsider to this contract, is a third party to the contract, and therefore the State Bank of Travancore cannot take advantage of this contract even though it has been made for his benefit. हालांकि इससे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर को फायदा पहुंचेगा उसके बेनिफिट के लिए है, लेकिन चूंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पर्सन है, बाहरी आदमी है, स्ट्रेंजर है, एंड देयरफॉर दिस बैंक कैन नॉट रिलाई ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज हियर. So in this case, finally Supreme Court held that in India we don't follow the doctrine of privity of contract. But as we have seen, as this doctrine seems to be unjust. It has been severely criticized also that it is not just and reasonable, not according to the equity and good conscience. So number of exceptions have been created by the courts in due course. एक ड्यू कोर्स में कोर्ट्स ने ही खुद इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए. कहा गया कि इन कुछ 5-7 एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं, उस सिचुएशन में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा और कोई तीसरा आदमी भी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है. सो वी विल सी वन बाय वन सम एक्सेप्शंस व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय द कोर्ट. द फर्स्ट एक्सेप्शन इज ट्रस्ट और चार्ज. ट्रस्ट, एज यू नो, प्रॉपर्टी इज गिवन to certain person as a trustee for the benefit of somebody else. Beneficiary is somebody else and trustee is somebody else. Trustee holds the property for the benefit of the beneficiary. So if a person in whose favor a charge or other interest in some specific property has been created, charge or some specific interest in some specific property has been created, may enforce it even if he is not a party to the contract. अगर इवन इफ वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, लेकिन चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको बेनिफिट पहुंचना है और उसके फेवर में चार्ज और ट्रस्ट क्रिएट किया गया है और स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को चार्ज किया गया है, देयरफॉर ही कैन इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट. द लीडिंग केस in this on this point has been decided by Privy Council long back in Khwaja Muhammad Khan versus Hussaini Begum. ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम. इस केस में क्या हुआ, एक लेडी है, लेडी की जब मैरिज हो रही थी, when she was getting married, she was a minor and her husband also was minor. So agreement was entered into between this lady's father and her father-in-law. उसके फादर और फादर इन लॉ के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि इन कंसिडरेशन ऑफ हर मैरिज टू हिज सन, लेडीज फादर इन लॉ agreed that he will pay annuity to her every month as a bitter leaf expenses. तो उसको एन्युटी के तौर पे वो रेगुलर पैसा देगा एज अ बिटर लीफ एक्सपेंसेस. क्योंकि दोनों माइनर थे तो दोनों के गार्जियंस के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ कि मैं इसको इतना पैसा हमेशा दूंगा, रेगुलरली दूंगा. मुस्लिम्स में खर्चाए खान पान जैसा कुछ कहते हैं, बिटर लीफ एक्सपेंसेस, उसके लिए उसको एन्युटी पे की जाएगी. बाद में दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया. अब लेडी के फादर इन लॉ ने देने से मना कर दिया. और ये जो प्रोविजन था इसके लिए कहा गया कि जो बिटर लीफ एक्सपेंसेस पे किया जाएगा एज एन्युटी, इसके लिए एक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया गया कि उस प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा. लेकिन बाद में जब उसने देने से मना कर दिया तो लेडी ने अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट सूट फाइल किया. फादर इन लॉ ने डिफेंस लिया. फादर इन लॉ टुक द डिफेंस that this contract was made between her father and father-in-law. कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मेरा नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट मेरा और उसके फादर के बीच में था, लेकिन मेरा उसके साथ डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो स्ट्रेंजर है, वो आउटसाइडर है. सो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा, इसलिए शी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ दिस हैज बीन मेड, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड फॉर हर बेनिफिट. Court said that no, even though privity of contract applies to India, this is covered under exceptions. Court ने एक exception create कहा कि चूंकि एक specific property has been charged for this purpose, so
she can enforce this contract as it is for her benefit. So first exception is trust or chance. Second exception is marriage settlement, partition or other family arrangement. मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं पार्टीशन होता है, फैमिली अरेंजमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपस में बड़े लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर इज नॉट अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट. सो दिस एक्सेप्शन हैज बीन क्रिएटेड that in the case of in case an agreement is made in connection with marriage, settlement, partition or other family agreement and a provision is made for the benefit of a person, provision is made for the benefit of a family member or a person who is not a party to this contract, may enforce it even if he is not a party to this contract. So marriage settlement, partition or other family arrangements may be enforced by a person who is not party to this agreement. Third exception is acknowledgement, or we can say estoppel. Acknowledgement or estoppel, whereby a term of a contract, किसी टर्म के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में ही लिखा हुआ है कि a party is required to make a payment to the third person, कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसा मैं आपको ना देके किसी थर्ड पर्सन को दूंगा, एंड ही एक्नोलॉजेज इट टू दैट थर्ड पर्सन, और मैं उस थर्ड पर्सन को भी कह देता हूं कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे आपको कुछ पैसा देना है, मैं आपको दूंगा, मीन्स मैं अपनी लायबिलिटी को एडमिट कर लेता हूं. देन दिस एक्नोलॉजमेंट मेड बाय मी to a third person gives a right to him to enforce this contract against me even if he is not a party to this contract, कि मेरे ऊपर स्टॉपेल अप्लाई हो जाएगा, फिर मैं अपनी लायबिलिटी को डिनाई नहीं कर पाऊंगा. मैंने एक बार उसके सामने अपनी लायबिलिटी को एडमिट कर लिया, मैंने उससे एडमिट कर लिया कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे आपको कुछ पे करना है या मेरी कोई लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को एडमिट करता हूँ, फिर मैं अपनी लायबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता हूँ. वो थर्ड पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना बेनिफिट क्लेम कर सकता है, इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. दिस एक्नॉलेजमेंट, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. दिस एक्नॉलेजमेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इवन मे बी इम्प्लाइड. देयर इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑन दिस पॉइंट. द नेम ऑफ द केस इज देवराज उर्स वर्सेस राम कृष्णैया. Devraj Urs versus Ram Krishnaiya. In this case, what happened that a person sold his suppose A sold his house to B. एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपना घर बेचा. A sold his house to B, और उसने क्या किया कि उससे जो पैसे लेने थे, घर जो बेचा, सो कंसिडरेशन इन कंसिडरेशन जो पैसे लेने थे उसमें से कुछ पोर्शन उसने उसके पास छोड़ दिया. पूरे पैसे नहीं लिए, कुछ पैसे उसने उसके पास छोड़ दिया. ही लेफ्ट अ पार्ट ऑफ द प्राइस इन द हैंड ऑफ द बायर, रिक्वेस्टिंग हिम टू पे टू हिज क्रेडिटर, कि ये मेरा सपोज 10 लाख में से मैं 9 लाख ले रहा हूँ, ये 1 लाख तुम मेरे क्रेडिटर को पे कर देना, मुझे उसको 1 लाख रुपए देना है, तुम उसको दे देना. सो ही लेफ्ट सम अमाउंट ऑफ द purchase money with the buyer, instructing him to pay the amount to his creditor. This buyer made part payment to the creditor. उसने जो क्रेडिटर है जिसको उसको पैसा देना था, उसने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा उसने पे किया, इन्फॉर्मिंग इट, उसको बताते हुए कि ये पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, ये पैसा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे दिया है, उसको मुझे देना है, और उसने मुझे कहा है कि मैं आपको दे दूं. मीन्स ही एक्नॉलेज्ड हिज लायबिलिटी दैट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आई हैड टू पे द सेल प्राइस, बट he has directed me, the seller has directed me to give some part to you, so I acknowledge my liability. I have paid some amount to you, I'll pay you the balance amount. Okay? मैं balance amount पे कर दूंगा. But subsequently he refused to pay. बाद में उसने पैसे पे करने से मना कर दिया. सो फैक्ट इज दैट कि मैंने आपको घर बेचा, मैंने पैसे लिए, कुछ पैसे आपके पास छोड़ दिए,
ये कहते हुए कि ये जो बैलेंस अमाउंट है ये तुम इस तीसरे आदमी को दे देना, जो कि मेरा क्रेडिट है, मुझे उसको देना है, तुम डायरेक्टली उसको दे देना। उसने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं बाकी पैसे दे दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मुझे तुम्हें देना है, मैं दे दूंगा, बट उसने बाद में देने से मना कर दिया। अगेन जब उस थर्ड पर्सन ने बायर के अगेंस्ट सूट फाइल किया तो उसने कहा कि यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्टी नहीं है, ही थर्ड पर्सन टू द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ही कैन नॉट इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट सेड दैट नो, हियर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट अप्लाई। यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये उसके एक्सेप्शन में कवर्ड है। चूंकि इसने अपनी लायबिलिटी को इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट एडमिट कर लिया है, has acknowledged his liability impliedly or expressly, whatever. He has acknowledged his liability, so now estoppel will apply on him. Now he cannot deny his liability. The contract is made for the benefit of this third person, and this third person can enforce this contract, even though this contract is he is not a party to the contract, since the contract is for his benefit. So third exception is acknowledgement or estoppel. Fourth exception we can say is fourth exception to this doctrine of privity of contract is covenant running with the land. Covenant running with the land. We will see in the transfer of property. Covenant running with the land. Covenant means you can say restrictions, foundations, it may be positive or negative. So covenant means restrictions running with the land. वो लैंड से जुड़ जाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो covenant run with the land. If I am purchasing a land with a notice that this land is subject to certain liability, then I am also bound by that liability. The famous English case is Tulk, T-U-L-K, Tulk versus Moxey, in which it was said that a person who purchases land with notice that the owner is bound by certain liability, which is attached to the land, so this person who purchases this land will also be bound by this liability. ठीक है, कि आप सेलर हैं, मैं बायर हूं, और मुझे अगर पता है कि इस लैंड पे, इस इनवॉल्व प्रॉपर्टी पे किसी थर्ड पर्सन का कोई मॉर्गेज है, कोई क्लेम है, कोई चार्ज है, तो इफ आई परचेज दिस प्रॉपर्टी विद दिस नोटिस ऑफ दिस लायबिलिटी और covenant, then I will be also bound by this covenant, even though I was not a party to this covenant. So this principle says that this covenants runs with the land. जमीन के साथ जाएगा, वो आदमी से मतलब नहीं है, वो जमीन जिसके पास जाएगी, अगर उसको पता है तो वो उस रिस्ट्रिक्शन से बाउंड होगा, उस covenant को उसको फॉलो करना पड़ेगा. So this is the fourth exception, which says the covenants running with the land. In the case, covenants will be binding on the party, even if he is not a party to the contract. So privity of contract will not apply. So this is the whole law relating to the concept of privity of contract. Generally, questions comes from this topic also in the form of maybe short notes or a full questions. So just to recap what we have studied together, privity of contract originated in English law, number of case laws there. It says that the privity of contract doctrine says that the contract is between the parties to the contract only. This contract can be enforced by or enforced against parties to the contract only, and no third person can enforce this contract even if it has been made for his. इंग्लिश डॉक्ट्रिन में इंग्लिश लॉ में ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ. हमने देखा डनलप एंड कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी. इंडियन लॉ क्या है? इंडियन लॉ में हम लोग प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन तो फॉलो नहीं करते हैं, लिखा हुआ है सेक्शन 2D में, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में इंडियन लॉ साइलेंट है, एंड देयरफॉर कंफ्यूजन. यहाँ पे लॉ नहीं है सर्टेन, तो ऑब्वियसली देयर डिफरेंट कोर्ट्स विल इंटरप्रेट इट डिफरेंटली. सो some courts said we follow this, some courts said we don't follow this doctrine. Finally, Supreme Court in MC Chacko versus State Bank of Travancore said that we follow this doctrine in India. But as this doctrine seemed to be unjust, so number of exceptions have been created in due course to this doctrine. बहुत सारे अपवाद क्रिएट किए गए, 4-5 अपवाद जो कि हम लोगों ने देखा कि ट्रस्ट चार्ज क्रिएट किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में, मैरिज
फैमिली अरेंजमेंट, पार्टीशन है, कोई एक्नॉलेज कर लेता है अपनी लायबिलिटी, या कॉवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड है, तो ये सारे एक्सेप्शंस के केस में हम लोगों ने केस लॉ के साथ देखा। इन सारे ऐसे अगर सिचुएशंस होंगे तो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा, और एक आदमी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, इन सारे एक्सेप्शंस के केस में इन सारे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, हालांकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।